I'm back again with yet another lecture of IB Contract Act series. तो कैसे हैं आप सब? Let's start with the lecture. तो last class में हमने डिस्कस करा था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड कुछ बेसिक चीजें जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की। स्टेजेस क्या है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके बेसिस क्या होते हैं, मीन क्या है, उसको एक क्विक रिवीजन अगर हम देखें बस सिर्फ एक दो चीजों का बेसिक स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेजेस इन स्टेजेस में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, agreement, consideration, contract। यहाँ पे हमने बताया था ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है, डिटेल में और आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो हमने ये चीज देखी थी, हमने देखा था इनके डेफिनेशंस क्या है, प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसीडरेशन क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इन सेक्शंस को हमने इनके डेफिनेशंस को समझने की कोशिश की। तो अगर हम देखें तो प्रपोजल क्या है, किसी एक इंसान का दूसरे से अपनी विलिंगनेस कहना इस व्यू से कि भाई वो सामने वाले जिससे बात कही गई है वो उसको कि उसमें हामी देगा। एक्सेप्टेंस, प्रपोजल को मान जाना। अब प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस को ही जब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो जाते हैं, प्रॉमिसेस ये अग्रीमेंट हो गए, इसमें कंसिडरेशन और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, पहली चीज तो ये। और एक दूसरी चीज जो हमने देखी वो था कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें इसके तीन बेसिस दिए। पहला क्रिएशन, परफॉर्मेंस एंड वैलिडिटी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक्सप्रेस्ड, implied एंड quasi या quasi परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। अब देखिए ना, कोई चीज बताती हूँ, जब हम परफॉर्मेंस की बेसिस बात करते हैं तो बेसिकली चार कैटेगराइजेशन होते हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव, यूनिलैटरल और बायलैटरल। बहुत जगह पे आप डिस्टिंक्शन चारों अलग अलग देखोगे, तो बहुत जगह पे एग्जीक्यूटेड का दो पार्ट आएगा, यूनिलैटरल और बायलैटरल। ठीक है, वैलिडिटी के बेसिस पे वैलिड, void, voidable, void agreements। मैंने डिस्टिंक्शन भी बताया था कि void agreement और void contract के बीच डिफरेंस है। illegal contracts और unenforceable contracts। ये हो जाते हैं टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, अब हमने ये सब कुछ समझ लिया था विद एग्जांपल कैसे क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज हम एसेंशियल्स से शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम एसेंशियल्स करते जाएंगे साथ में ये सारे चैप्टर वन जो है इन चीजों को कवर कर पाएंगे।
अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब है? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा बहुत टाइप के होते हैं वैलिडिटी के बेसिस पे, लेकिन उसके वैलिड होने के लिए क्यों? क्योंकि जब वो वैलिड होगा उनमें से लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज तभी अराइज होंगी, पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज में तभी राइट टू सू तभी अराइज होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, वेरी बेसिक थिंग, वेरी बेसिक, एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए ना। पहले ही डिस्कस किया था ये बात करी थी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम दो पार्टी चाहिए। जब पार्टीज ही नहीं होगी तो परफॉर्मेंस कैसे होगी? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? परफॉर्मेंस हालांकि जैसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है उसकी एक ही पार्टी करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए भी पहले दो पार्टी जरूरी है, दो से ज्यादा हो सकती है पर दो से कम नहीं। ठीक है। दूसरा, जो पहला स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टेंस, थर्ड proposal and acceptance, consideration, lawful object, इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। जब ये आप पढ़ोगे तो ये चीज हमारे बेयर एक्ट में नहीं देखी दे रखी है, इंटेंशन होना चाहिए। पर हम इसके एग्जांपल्स और केसेस देखेंगे कि इंटेंशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए कि बहुत तरीके की चीजें होती हैं, मेरा कोई फ्रेंड, ठीक है, हमने आपस में कोई बात करी कि भाई ठीक है एक काम करना, तो मुझे तुम्हारी बाइक है वो दे दो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूँ, ठीक है, ये बात हुई, हमारी बस बात हुई। ऐसा कुछ है नहीं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो भाई वो केस कर जाए, ऐसा कुछ नहीं। पर वही जब हम एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली तैयार करते हैं, उसके लिए करते हैं, तो मतलब लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का हमारा इंटेंशन है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वो बाइक मिले, अगर नहीं मिलती है तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ, या वाइस वर्सा, वो मुझसे पैसे नहीं मिलते हैं तो मुझ पर केस कर सकता है। तो ऐसा ये इंटेंशन होना, जैसे हस्बैंड वाइफ फॉर एग्जाम्पल, इसके एक्सेप्शन में आते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ या फादर एंड चाइल्ड कह लीजिए, मदर एंड चाइल्ड या फादर एंड चाइल्ड, इनके बीच बहुत सारी बातें होती है। फादर्स अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पेरेंट्स अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को देते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो इससे क्या मतलब है? क्या वो किसी एक्सपेक्टेशन से कि वो लीगल रिलेशनशिप में एंटर है? नहीं, वो आउट ऑफ लव एंड कंसर्न होता है। तो इंटेंशन होना चाहिए जब आप एक किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करेगी। लीगल रिलेशनशिप मतलब कि भाई अगर ये पूरा नहीं होगा तो उसको सू करने का राइट होगा, ये सोच के लीगल रिलेशनशिप बनेगा, एस्टैब्लिश करने की इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है? प्री कंसेंट। कंसेंट क्या है, प्री कंसेंट क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी है। एंड द लास्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। अब कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वो कुछ बेसिक कंडीशंस जिनकी फुलफिलमेंट जरूरी है, तब ये कहा जाएगा कि पार्टीज केपेबल है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल बताया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि जो माइनर है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड। वॉइड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू यूज द टर्म वॉइड, वॉइड मतलब सिंपली इनवैलिड, नल, नल, कुछ नहीं है, ठीक है।
it doesn't exist in the eye of law, nothing. तो किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो void है, void ab initio है, तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज की दोनों, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर दोनों जो है, ऑफरर एंड ऑफरी या प्रोमिसर एंड प्रॉमिसी, सारे टर्म्स। तो पार्टीज जो है दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है कि वो एलिजिबल है, दे आर क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गए बेसिक कुछ एसेंशियल्स। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एटलीस्ट टू पार्टीज जैसा हमने डिस्कस, कम से कम दो पार्टी तो चाहिए ही। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रपोजल किसी का किसी से कुछ कहना, एक्सेप्टेंस पे हामी देना, कंसिडरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंज में कोई चीज देना जो प्रोमिसर के कहने पे कोई चीज देना, इट कुड बी अ सम, इट कुड बी सम ऑफ मनी, इट कुड बी अ प्रॉमिस, इट कुड बी अ थिंग, कुछ भी हो सकता है। अब कंसिडरेशन से रिलेटेड जो पूरे रूल्स हैं, बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो सारे हम आगे डिस्कस। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, दिस आल्सो हैज टू बी लॉफुल, लॉफुल कंसिडरेशन, ऐसा नहीं कि अनलॉफुल हो गया। तो लॉफुल कंसिडरेशन, देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो पहले तो सबसे प्राइमरी चीज है कि वो लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल अनलॉफुल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। देन इंटेंशन, जैसे मैंने डिस्कस किया कि पार्टीज के बीच ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक दूसरे के लीगल रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। व्हेन वी यूज लीगल रिलेशनशिप मतलब उनके पास राइट टू सू होगा इन केस ऑफ non compliance with the terms of contract or breach of contract. Free consent, consent is मर्जी, free consent is बिल्कुल खुले मन से, ठीक है, अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, क्या क्या कंडीशन में हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है, वो भी आगे पढ़ेंगे। देन कॉम्पिटेंसी, जैसा मैंने डिस्कस किया कि कैपेसिटी, पार्टीज की कैपेसिटी, ठीक है, ये चीज आई। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले एटलीस्ट टू पार्टीज तो हम देख लें कि भाई कम से कम दो पार्टी की जरूरत है। स्टार्ट विद प्रपोजल। हाँ डिफाइंड है, ये ना इसमें टू ए, ठीक है। तो प्रपोजल क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। के अकॉर्डिंग क्या क्या एसेंशियल्स हो गए? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई इज जाहिर करना, किस चीज की? टू डू और टू एब्सटेन, ठीक है, कुछ करने या ना करने के, एब्सटेन इज ना करने। जब एक पर्सन दूसरे पे जाहिर करता है कुछ करने या ना कुछ करने की इच्छा, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या है? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, तो उसकी किस किस इच्छा से वो करता है, जाहिर करता है? व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर, ये सोच के करता है कि सामने वाला जो है वो उस पर अपनी हामी देगा, ठीक है। He is assent of that to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो इन ये जो है ये इसके
एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं, ये जब पूरे होंगे तब इसे कहेंगे कि ये प्रपोजल है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि प्रपोजल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रपोजल बहुत टाइप, तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हो गए इसके एसेंशियल्स। नाउ टाइप्स, टाइप्स होते हैं देखिए। पहला, जनरल ऑफर। एक चीज मैंने ऑलरेडी कही थी कि जो टर्म ऑफर है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल टर्म यूज है, बट सिंस both the terms are interchangeable इसलिए यूज कर लेता हूँ। दूसरा, स्पेसिफिक ऑफर। थर्ड, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर, एंड द लास्ट, अब ये सब होते क्या है। तो पहली चीज कि भाई क्या ये कहीं डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी ये टर्म डिफाइन नहीं है। हमें पता है, कैसे पता है, बाय द नेचर ऑफ वेरियस केसेस, अलग अलग एग्जांपल से अलग अलग केसेस के थ्रू पता है कि अलग अलग टाइप के प्रपोजल होता है। तो सबसे पहले जनरल, अच्छा देखिए बहुत चीजें तो नाम जो है वही क्लियर कर देगा, पहले जनरल मतलब वो जनरल होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, और जो जनरल नहीं होगा वो स्पेसिफिक होगा। फिर काउंटर, काउंटर का जैसे काउंटर किसी चीज को करना मतलब उसका उल्टा कहना, ये होता है काउंटर करना। क्रॉस और स्टैंडिंग, ठीक है। हम समझते हैं जनरल ऑफर क्या हुआ कि एक ऐसे तरह का ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज को जनरली दिया, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं। जैसे चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि ए मेड अ प्रपोजल टू बी, ठीक है, वेयर ए इज द प्रॉमिसर एंड बी इज द प्रॉमिसी। तो ये क्या है, एक पार्टी ने एक स्पेसिफिक पार्टी को प्रपोजल दिया है, ठीक है, या बी हो सकता है या बी एंड सी हो सकता है, जो भी है। मतलब एक पार्टी ने एक स्पेसिफिक इंसान को या अ पर्सन और मेनी पर्सन्स, जो भी 2 3 4 5 को, मतलब स्पेसिफिक इंसान, स्पेसिफिक मतलब फिक्स्ड है वही, उन्हें ही प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक इंसान को, एक इंसान या एक से ज्यादा इंसान, लेकिन लिमिटेड नंबर में, लिमिटेड मतलब 2 4 5 10 50, पर फिक्स्ड नंबर में, उन स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोगों को जब कोई ऑफर दिया जाता है तो उसे कहते हैं specific offer given to specific persons, fixed number, ठीक है। ये पता है ना हमें, मैंने किसे प्रपोज दिया है, किससे कहा है, एक इंसान हो सकता है या एक ग्रुप हो सकता है, 5 लोग 10 लोग जो भी होंगे। जब एक फिक्स नंबर, लिमिटेड नंबर, काउंटेबल नंबर के लोगों को ऑफर दिया जाएगा स्पेसिफिक, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू दिस, बिल्कुल इसके कॉन्ट्ररी, जब ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बट पब्लिक एट लार्ज को दिया जाएगा तो वो हो जाएगा जनरल ऑफर, पब्लिक एट लार्ज, नॉट फिक्स। पब्लिक एट लार्ज को दिया जा रहा है मतलब एक साथ, जैसे सेल, सेल सेल होता है, ब्रांड सेल चलाते हैं, ऑफर चलाते हैं, तो सेल चलाते तो क्या किसी एक के लिए है, नहीं। आज अगर मेरा क्लोथिंग ब्रांड है से, चलिए मैं नाम रखती हूँ, SXT या SMX, SMX, ये मैं नाम रखती हूँ मेरे क्लोथिंग ब्रांड का। तो यदि सेल है तो मैंने इस पे चलाया 70% ऑफ। क्या ये 70% ऑफ जो है मैं किसी एक इंसान को या एक सर्टेन इंसान को दे रही हूँ, नहीं। ये तो इस दौरान अगर मैं कहती हूँ कि आज है 10,
10 तारीख से लेके चलिए रिपब्लिक डे से 26 जनवरी, ठीक है। तो मतलब 26 जनवरी तक आने वाले सारे कस्टमर्स जितने हैं उन सबको मैं 70% ऑफ दूंगी, सबको। तो जब कोई ऑफर किसी एक इंसान के लिए लिमिटेड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो किसके लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए है, और नंबर फिक्स नहीं है किसके लिए है, तो वो हो जाता है जनरल ऑफर, ठीक है। ये हो जाता है जनरल ऑफर, किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए नहीं है। और जनरल ऑफर में क्या होता है कि जनरल ऑफर बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक के लिए, और जनरल ओपन हो गया। अब होता है काउंटर ऑफर। देखिए काउंटर ऑफर क्या होता है। काउंटर ऑफर क्या होगा, मान लीजिए कि ये है A, और ये है B। अब A ने कहा कि B को कि वो अपनी बाइक 10,000 रुपीज में देगा। प्लीज ए ने बी से पूछा कि वो अपनी बाइक 10,000 रुपीज में देगा। तो अगर वो लेना चाहे तो वो अपनी बाइक 10,000 रुपीज में देगा। ये इसका प्रपोजल हो गया। अब बी ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी बाइक तो काफी पुरानी है, 5-7 साल हो गए, ऐसे पुराना हो गया, थोड़ा डैमेज भी है, तो 10,000 नहीं, मुझे लेनी तो है, मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ, पर 10,000 नहीं, मैं 5,000 से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। उसने कहा कि वो बाइक की 5,000 ही देगा। तो ए ने ऑफर रखा, पहला प्राइस 10K, पहला। दूसरा बी ने जब कहा उसके रिप्लाई में, तो उसने कहा 5K, भाई पुरानी है, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो देखा जाए तो एक ऑफर पहला ए ने दिया 10,000 में, दूसरा ऑफर फिर से बी ने दिया कि नहीं बाइक तो लेनी है लेकिन पैसा उतना नहीं, 5,000, 10,000 नहीं, 5,000 ही। तो एक ऑफर पहले गया, फिर उसके बाद पहले केस में जो एक्सेप्टर था, यानी जो प्रॉमिसी था, जो कि बी है, उसने फिर नया प्रपोजल रखा, उसी सेम चीज से डील करता हुआ नया प्रपोजल रखा। उसने कहा कि हाँ ठीक है, बाइक तो ले ली है, बाइक तो मैं ले लूंगा, लेकिन 10,000 में नहीं, 5,000 में। तो उसी चीज से डील करता हुआ जब आप उसको काउंटर करके कोई नया प्रपोजल रखते हो, तो वो होता है, उसे कहते हैं काउंटर ऑफर। देन इन दिस केस देखिए, ए ने बी को जो कहा वो हो गया प्रपोजल या ऑफर, एंड हियर द प्रपोजल मेड बाय बी टू ए, क्योंकि ये प्रोमिसी से प्रोमिसर की तरफ जा रहा है, इसे कहेंगे काउंटर ऑफर। तो किसी प्रपोजल के जवाब में जब सामने से उससे ही डील करता हुआ एक फिर से प्रपोजल रखा जाए, तो उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। और इस केस में ओरिजिनली यहाँ पे क्या था, ए जो है वो प्रोमिसर, बी जो है वो प्रोमिसी। अब काउंटर ऑफर के केस में सिचुएशन जस्ट ऑपोजिट है, रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे बी जो है, अब नए ऑफर के लिए फॉर दिस काउंटर ऑफर, बी बिकम्स द ऑफरर एंड ए बिकम्स द ऑफरी, यानी कि बी बिकम्स द प्रपोजर या प्रॉमिसर एंड ए बिकम्स द एक्सेप्टर। तो पार्टीज बदल जाती है, कैसे केस में अपील होने पे पार्टीज बदल जाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे काउंटर मतलब ये होता है उसका उल्टा, उसको काउंटर करना। तो जितना ऑफर रखा गया उसी ऑफर में थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ, जब एक्सेप्टर प्रोमिसी जो है वो ओरिजिनल प्रपोजल यानी कि नए वाले एक्सेप्टर की तरफ जब फिर से प्रपोजल रखेगा, तो उसे काउंटर ऑफर कहते हैं, ठीक है। तो मतलब काउंटर ऑफर केस में दो प्रपोजल बन जाते हैं, एक जो ओरिजिनल है जो कि यहाँ था 10,000, और दूसरा वाला ये काउंटर ऑफर, जिसको कि काउंटर ऑफर कभी भी बार बार ही कोई कहेंगे, हमेशा बाद वाला, क्योंकि पहला तो ओरिजिनल था जिसमें प्रपोजल था ए और एक्सेप्टर था बी, जो ओरिजिनल ऑफर था 10,000 वाला, लेकिन जब उल्टा हुआ तब तो उसे काउंटर ऑफर कहेंगे। तो जो बाद वाला ऑफर है वो हो गया हमारा काउंटर ऑफर, ठीक है। ये हो गया काउंटर ऑफर। अब आ जाते हैं क्रॉस ऑफर पे। अब देखिए इसमें क्रॉस ऑफर में क्या होता है, मान लीजिए ये और भी दो पार्टीज हैं, ए को अपनी बाइक बेचनी है, ठीक है। ए ने सिचुएशन दे होते हैं बाई लेटर, बाई लेटर कहा कि उसको अपनी बाइक
10,000 में बेचनी है, एक लेटर भेजा बी को, उसमें उसने कहा कि भाई से अपनी बाइक बेचनी है 10,000 रुपए के लिए, ठीक है। अब उसने लेटर भेजा है, उसने बी को ये कम्युनिकेट नहीं किया, ये बताया नहीं है कि भाई मैंने तुम्हें अपनी बाइक बेचने के लिए एक लेटर लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बी इस बात से कंप्लीटली अनअवेयर है, बी को इस लेटर के बारे में और इस प्रपोजल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ए ने बी को लेटर लिखा जिसकी जानकारी बी को नहीं है। इसी दौरान मान लीजिए कि अगर बी को लगता है कि भाई बाइक लेनी तो थी, मेरा फ्रेंड है ये, उसके पास पुरानी बाइक है, पूछ लेता हूँ, अगर क्या पता देने को तैयार हो जाए। इन द मीनवाइल व्हेन द लेटर हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय बी, जब तक लेटर बी को रिसीव नहीं हुआ है उसी दौरान मान लीजिए बी क्या करता है, कॉल करके, लेटर को पहुंचने में से अगर 10 दिन लगने हैं, ठीक है, अभी मतलब पहुंचा नहीं है अभी, तो इसी दौरान से फोर्थ डे बी जो है वो एक मैसेज करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है एक को कि भाई आई हैड टू बाय दिस बाइक, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं कि अगर तुम्हें अपनी बाइक बेचनी है तो क्या तुम मुझे बेचोगे, मैं तुम्हें इतना 10,000 रुपीज दे सकता हूँ। तो यही ऑफर जब बी ने ए को कहा विदाउट हैविंग नॉलेज दैट ए हैज आल्सो मेड द सेम प्रपोजल और ऑफर टू बी, इसे कहेंगे क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या हुआ सिंपली अगर समझे तो सिंपली क्रॉस ऑफर मतलब ये कि एक इंसान ने दूसरे से प्रपोजल किया, लेकिन इस प्रपोजल की जानकारी जो प्रोमिसी है उसको नहीं है। इन द सेम टाइम अगर प्रोमिसी जो है वो भी सेम प्रपोजल लेके जाता है जो ओरिजिनल प्रोमिसर है उसके पास, तो इसे कहेंगे, जो ये हो गया जो बी का प्रपोजल एक हो गया, इसे कहेंगे क्रॉस ऑफर। ये हो जाता है क्रॉस ऑफर, मतलब प्रपोजल सेम ही है लेकिन बाद वाली पार्टी ने इसलिए भेजा क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसके बारे में, तो यहां हो जाएगा ये क्रॉस ऑफर, ठीक है। और लास्ट आता है इसके बाद स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑफर। अब स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, टेंडर सबने सुना होगा, टेंडर, टेंडर क्या होता है, टेंडर बेसिकली क्या होता है कि एक टेंडर निकालती है कंपनी, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन होता है। अब जब तक जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोई कैफे सेटअप, तो कैफे सेटअप करने के लिए मैंने ये निकाला कि ठीक है ये जो है, ये जो है ये प्लॉट, ये लैंड, यहाँ पे कैफे का सेटअप है, क्योंकि डीलर्स हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट कुकिंग करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो लोग टेंडर फिल करें, ठीक है। अब 10 लोगों ने फिल किया, इसका डेट मैंने निकाला, मान लो आज से 10 जनवरी से लेके मैंने कहा 31 जन तक का टाइम है। 31 कितने दिन का है ये, दिन में मेरे पास से 15 प्रपोजल रिसीव हो गए। तो अब इसमें से इन 15 में से कोई एक मैं शॉर्टलिस्ट करूंगी बेस्ड ऑन, कैसे शॉर्टलिस्ट करूंगी, जो भी मेरा क्राइटेरिया होगा कि हाँ भाई एक दिन में कितनी आप कितने का प्रोडक्शन कर सकते हो, मतलब एज इन कितना खाना बना सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है बेसिकली, आपको आपका एक दिन का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, आपके पास लोग कितने हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इनको शॉर्टलिस्ट करूंगी, इनमें से इन 15 प्रपोजल में से कोई एक, एंड द वन दैट आई शॉर्टलिस्ट विंस द टेंडर, ठीक है, टेंडर उसको मिल जाता है, ये होता है टेंडर। नाउ मैंने ये टेंडर क्यों बताया, टेंडर बताया समझने के लिए स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर ऐसे ही ऑफर्स को कहते हैं, मतलब ये एक सर्टेन पीरियड के लिए खुले होते हैं, उस दौरान जितने लोग चाहेंगे वो एक्सेप्टेंस कर सकते, जितने लोग एक्सेप्टेंस करेंगे उनमें से कोई एक जो है शॉर्टलिस्ट होगा, वो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखिए जनरल ऑफर, जनरल ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर में फिर अंतर क्या है, मैंने जनरल ऑफर में भी कहा कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए खुला है और वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है, मैंने स्टैंडिंग ऑफर में भी सेम चीज कही कि पब्लिक एट लार्ज के लिए खुला है और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए खुला है। तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, अंतर ये हुआ कि जनरल ऑफर जो है उसमें किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होता है, वहां जितने लोग आते जाएंगे सबसे एक्सेप्टेंस होती रहेगी, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग ऑफर में कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड होता है, कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड होगा
ये जो लोग इसको फुलफिल करेंगे उन्हीं से वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो ऑफर कंप्लीट करेंगे तो उसका एक्सेप्टेंस होगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे बनेगा। वो एक्सेप्टेंस तब होगा जब वो कंडीशन फुलफिल करेगा, पर जनरल ऑफर में नहीं है। जनरल ऑफर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसके एग्जांपल्स। तो अब एक केस आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। इसको एक बार फिर से देख लिया। जनरल ऑफर क्या हो गया कि जनरल ऑफर एक तरीके से यूनिलेटरल होता है, ठीक है, किसी एक पार्टी को ही उसका एक्सेप्टेंस उसका परफॉर्मेंस करना है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो पब्लिक एट लार्ज के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई कोई भी इसमें एक्सेप्टेंस कर सकता है, कोई भी जो भी चाहे वो एक्सेप्टेंस कर सकता है, उसका नंबर फिक्स नहीं होता है। स्पेसिफिक किसी एक इंसान के लिए काउंटर ऑफर, जब किसी प्रपोजल के काउंटर में फिर से ऑफर दिया जाता है तो वो काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर, जब without having knowledge of the proposal made by the proposer the same proposal is made by the promisee, then it is called the cross offer। and standing offer मतलब एक certain period के लिए खुले होते हैं एंड उस बीच जो लोग इसकी फुलफिलमेंट करते हैं, इसके क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करते हैं, उनमें से किसी एक को उनका कंप्लीशन कहा जाएगा। वो कहा जाएगा कि स्टैंडिंग, जो कंप्लीट करेगा उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूइंग होता है नेचर में, इतने एक सर्टेन पीरियड के लिए ये खुले रहते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए। अब जैसे कि इसका एक जनरल ऑफर का एक बहुत फेमस केस है, श्योर आप सब जानते हैं, कार्बोलिक कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये तो इस केस में हुआ क्या? हुआ ये कि ये कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक और काबिल थी जो प्लेटेड। ठीक है, क्या हुआ कि इस कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक स्मोक बॉल बनाया, कोई दवा बनाई जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि भाई इसको कोई कंज्यूम करेगा, अगर एक बार कंज्यूम करेगा तो उसको लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंजा कभी नहीं। और इस बात को, अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये एडवर्टाइज किया, कि कोई भी अगर उसको कंज्यूम करे उसको कभी नहीं होगा, और अगर कोई इंसान इसके कंजम्पशन के बाद अगर उसको इन्फ्लुएंजा लाइफ में कभी भी होता है, एक बार कंजम्पशन के बाद लाइफ में कभी भी होगा उसको, तो उसको ये लोग कॉम्पनसेशन देंगे। और इस बात को ये लोग कॉम्पनसेशन देंगे, इनकी बात सही है, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने ये भी एडवाइस है कि साथ में एक जो भी सर्टेन अमाउंट है, 1000 पाउंड या जो भी है यूरो, इन्होंने एक सर्टेन अमाउंट बैंक में इसी पर्पस के लिए डिपॉजिट करके ऑलरेडी रखा है, सो दैट अगर कभी ऐसा होगा किसी को कॉम्पनसेशन देने की जरूरत आई तो ये लोग देंगे। ये इन्होंने क्लेम किया। ठीक है, जो बॉक्स थी स्मोक बॉल कंपनी, जो स्मोक बॉल की बॉक्स थी उस पे इन्होंने लिखा ये क्लेम। तो व्हाट हैपेंड इज इन दिस केस कि ये कार्ली जो है, जो प्लेंटिफ हैं, इन्होंने इसको कंज्यूम किया, इसके एडवर्टीजमेंट को देखते हुए इन्होंने भी कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद भी एक बार इनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन्होंने भाई आपको कॉम्पनसेशन किया, क्या कंपनी पे केस किया, भाई हमें कॉम्पनसेशन दीजिए। फिर आपने कहा था, आपने जब नीचे एडवर्टाइज की थी, इतने कॉन्फिडेंस ये चीज पे थी कि भाई जब एक बार यूज कर लो कभी जिंदगी में इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मुझे तो हो गया, तो मेरा कॉम्पनसेशन। और वैसे भी आपने कहा है कि भाई आप बैंक पे आपने इतने पैसे जमा कर रखे हैं, तो कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको नहीं दे सकते, वो तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट था। Then the court in this case, the court said, देखिए जनरल ऑफर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कोर्ट इन दिस केस सेड कि वो जो बैंक में डिपॉजिट वाली बात, that was not a mere puffing advertisement। सिर्फ एक पफिंग एडवर्टीजमेंट नहीं था, आपने कहा था कि भैया बैंक में इतने पैसे सामान जमा कर रहे हो कॉम्पनसेशन के नाम पे, तो आप दो जब इसको जरूरत पड़ी है, ये चीज। ठीक है, और एक दो प्रिंसिपल्स जो हेल्प करे थे। A general offer becomes a contract with anyone
performs the specified conditions of the proposal. पहली चीज तो ये कही, दो तीन चीजें कही, एक तो ये कि भाई आप जो पफिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, नहीं पफिंग एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल नहीं था। आपने कहा कि बैंक में जब इतने पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं तो पफिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है, यू हैव टू पे हर कॉम्पनसेशन, आपको देना पड़ेगा। आपने ये चीज कही थी तो। एंड दूसरी कि भाई एक जनरल ऑफर, जनरल ऑफर बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन, कोई भी किसी से भी, जैसा मैंने कहा कि फिक्स नंबर नहीं होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जनरल ऑफर becomes a contract with anyone who performs the specified conditions of the offer, जो कोई भी उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। And the third thing that was stated in this case was, तीसरी चीज, पहला तो not a mere public advertisement, contract with anyone the conditions of the offer. And third, acceptance of such communication of it. Not required bilateral contracts, performance of conditions constitute performance of conditions constitute a valid contract. ये तीन चीजें इसमें कही गई। पहला तो भाई कि एक पफिंग एडवर्टीजमेंट नहीं था, तो क्या जनरल ऑफर के केस में जिसके साथ भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है वहां कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट केस में परफॉर्मेंस ही उनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, उसको अलग से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें इस केस में बताई गई, विच इज कार्टिलेज वर्सेस कार्बोलिक बॉल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया जनरल ऑफर। जैसे होने जो पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, कहीं लॉस्ट एंड फाउंड वाला है, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, तो भाई किसी ने एडवर्टाइज किया मेरी ये चीज हो गई है, लेट्स से मेरा कोई पर्स है वो खो गया है, पेपर में एडवर्टाइज किया, एनीवन हु returns that to me, who founds that purse and returns it back to me will get rupees 5,000 as reward. ठीक है। या आपने देखा होगा डॉग्स का होता है, भाई डॉग्स खो गए तो, या कई बार वांटेड के लिए होता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में किया जाता है कि एनीवन हु sees this person
and informs it to the authorities will be given such and such as reward. ये सारी चीजें हैं, ये सब जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर क्या मतलब ओपन टू पब्लिक, ओपन टू पब्लिक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ जिसने किसी ने पूरा कर दिया कंडीशन फुलफिल किया वहां वो पूरा हो गया, ठीक है। पूरा होने के बाद जनरल ऑफर बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, नहीं। ये डिफरेंस यही तो स्टैंडिंग ऑफर में इसमें डिफरेंस है कि भाई ये पूरा हुआ, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड का है या वांटेड का है या जो भी है, ये चीजें पूरी हुई तो बंद हुई। किसी का अगर पर्स कोई सामान खोया था, कोई बेबी खोया था, किसी का किडनैप बच्चा हो गया था, तो नॉट किडनैप बट हो गया था, बट पेपर में एडवर्टाइज किया, वो बच्चा मिल गया। द मोमेंट द बच्चा इज गिवन टू जो भी एडवर्टाइजर है, दैट ऑफर इज ड्रॉन, खत्म। इसके बाद जो ऑफर थी वहां पे फुलफिलमेंट होंगे, जिसने कंडीशंस पूरे किए जनरल ऑफर खत्म। लेकिन स्टैंडिंग ऑफर में क्या है, वही करेगा कि स्टैंडिंग ऑफर जो है वो कंटिन्यू है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 से 8 लोगों ने कंडीशन फुलफिल किए हैं, तो क्या आठों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, इन 8 ने फुलफिल किया, इसके बाद देखा जाएगा कि भाई क्राइटेरिया कौन कौन फुलफिल कर रहा है, तो उसमें से किसी एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कंटिन्यूइंग होता है, पर ये द मोमेंट जनरल में द मोमेंट इट इज कंप्लीटेड बाय एनीवन वो खत्म हो जाता है। ओपन टू ऑल है, लेकिन परफॉर्मेंस किसी एक के कंप्लीट करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसको जब जिस तरीके से परफॉर्म करना था वैसे कर देंगे, कंडीशंस का फुलफिलमेंट हो गया तो वो खत्म हो गया। वाइल इन स्टैंडिंग इट इज ओपन, जब तक उस पीरियड में जितने भी एक्सेप्टेंस आ सकते हैं, ये ऑफर हो गया भाई, स्टैंडिंग ऑफर क्या है, टेंडर निकाल दिया, उस पीरियड में उस दौरान जितने एक्सेप्टेंस हो सकते हैं वो रहेंगे, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट के साथ बनेगा जो कि कंडीशंस के प्रॉपरली बिल्कुल क्राइटेरिया पे फॉल करेंगे, वो सब फुलफिलमेंट किया होगा, उनके पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रपोजल, ये हमने देखा 5 तरह के टाइप्स ऑफ प्रपोजल। क्या क्या हो गया? पहला जनरल ऑफर। जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, द मोमेंट एनीवन फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया वो पूरा हो जाता है, जनरल ऑफर बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में हो गया भाई वो तो ऑफ कोर्स किसी एक के साथ है ही है, एक इंसान है या दो इंसान है, बट दो पार्टीज के, दो या तीन फिक्स पार्टीज के बीच में होगी, फिक्स्ड लोगों के बीच में, ये हो गया। तीसरा काउंटर ऑफर, एक ऑफर को मॉडिफाई करके जब प्रॉमिसी प्रॉमिसर को दोबारा कहता है कहेंगे काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर, प्रॉमिसर के प्रॉमिसी को ऑफर देने के बाद विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर बीइंग मेड टू द प्रॉमिसी, जब प्रॉमिसी उसको सेम ऑफर इन द मीन टाइम, क्योंकि उसे भी पता नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है, वो देता है उसे आइडेंटिकल ऑफर, तो इसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। एंड स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर मतलब इट इज कंटिन्यूइंग इन नेचर, शुरू हुआ तो कुछ पीरियड तक चलेगा, उस पीरियड में जैसे 2 महीने के लिए टेंडर खोला गया है, मतलब उस दौरान जितने लोग एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, जो भी उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे सब लोग फिल करेंगे टेंडर। टेंडर पास किसका होगा? पास उसका होगा जो कि उनके पैरामीटर्स पे फॉल करेगा, तो जो पास हो जाएगा उससे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब इट इज कंटिन्यूइंग, जितने एक्सेप्टेंस मल्टीपल होंगे, जैसे जनरल में एक्सेप्टेंस एक ही होगी, ऑफर ओपन टू ऑल है पर एक्सेप्टेंस एक होगी, लेकिन स्टैंडर्ड में सॉरी स्टैंडिंग में एक्सेप्टेंस में मल्टीपल होगी पर कॉन्ट्रैक्ट एक से होगा, दैट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। अब एक और चीज आती है, प्रपोजल देखा अभी हमने, प्रपोजल और टाइप्स ऑफ प्रपोजल। अब आता है इस बार एक कॉन्सेप्ट इनविटेशन, एग्जांपल है, जैसे मैंने पहली चीज कही कि भाई जनरल ऑफर में क्या है, ऑफर टू पब्लिक, ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय वन। तो अगर मान लीजिए जैसे ब्रांड्स जो है वो सेल लगाती है, ठीक है, ब्रांड्स जो है वो सेल लगाती है, क्या उसे जनरल ऑफर में काउंट करेंगे? होता है ना भाई, जैसे अभी के मान लीजिए कोई भी ब्रांड है, जैसे प्यूमा, ठीक है, अगर इन्होंने कहा कि भाई, या चलिए मिंत्रा ले लेते हैं क्योंकि अक्सर सेल लगाते हैं ये लोग, मिंत्रा है अभी तो रिपब्लिक डे सेल लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आज से 10th जैन से लेके 26 जनवरी तक ये लगाएंगे रिपब्लिक डे सेल, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट पे 70 to 80% ऑफ, करेक्ट, ठीक है, ये हुआ। तो क्या इसे जनरल ऑफर कहेंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ओपन टू पब्लिक,
तो क्या ये पब्लिक के लिए ओपन है? तो इसे कहेंगे कि जनरल ऑफर है ये? नो, द आंसर इज नो, दिस इज नॉट जनरल ऑफर। पर क्यों? ये भी तो आपके ओपन टू ऑल है ना, पब्लिक के लिए ओपन है, किसी स्पेसिफिक के लिए तो है नहीं। या स्टैंडिंग क्यों नहीं है? स्टैंडिंग ही तो, स्टैंडिंग में भी तो मल्टीपल, उसमें भी स्टैंडिंग ही जैसा भी है, व्हाई नॉट दिस इज। चलो ठीक है, जनरल नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस एक से हो। पर स्टैंडिंग क्यों नहीं है? स्टैंडिंग भी तो हो सकती है। स्टैंडिंग में क्या है? ये भी ऑफर टू पब्लिक है, एक्सेप्टेंस बाय मल्टीपल भी है। हाँ, नहीं, तो क्या ये हो जाएगा? जो ऐसे सेल है ये क्या स्टैंडिंग ऑफर में आएंगे? आंसर इज नो अगेन। अब सी बाय, रीजन क्या है? इन सब में चाहे वो जेंडर हो, देखिए स्पेसिफिक काउंटर और क्रॉस तो क्लियर है कि पार्टी की स्पेसिफिक। डिफरेंस कहाँ आता है? याद रखने वाली चीज ये है कि बन रहा किसी एक से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन किसी एक से ही रहा है। प्रपोजल चाहे कैसे भी किया गया हो, चाहे वो काउंटर हो या वो क्रॉस हो, या वो काउंटर क्रॉस तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक इंसान ने एक इंसान से कहा, ठीक है। और स्पेसिफिक, ये तीनों तो बिल्कुल क्लियर है कि एक इंसान ने एक इंसान से कहा हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑफर किसी एक ने दिया, स्टैंडिंग में भी और जनरल में भी। लेकिन एक एक्सेप्टेंस क्या है कि इसमें स्टैंडिंग ऑफर में बहुत लोग कर रहे हैं, जनरल ऑफर में एक। फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या, अगर ये बहुत लोग कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट उन सबसे बनेगा नहीं। डिफरेंस यही है, चाहे वो जनरल हो या वो स्टैंडिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक से बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय वन, कॉन्ट्रैक्ट बाय वन। ये कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे डिसाइड होगा कि जनरल में जैसे मैंने कहा कि जिसने कंडीशंस फुलफिल किए, ठीक है। तो भाई जैसे कोई किसी का सामान खो गया है, तो जो सबसे पहले लेके आ जाएगा सामान, वो कंडीशन फुलफिल कर देगा, ठीक है, सामान पहुंचा दिया। अगर वो रियल है तो वहां ही पे जनरल एक्सेप्टेंस बंद हो गई। द मोमेंट द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द मोमेंट द ऑफर इज परफॉर्म्ड, जनरल ऑफर इज विड्रॉन। कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके साथ जिसने कंडीशन फुलफिल करी। जैसे मेरा पर्स हो गया था, कोई लेके आया, लेके आ गया, मैंने उसे दिए पैसे रिवॉर्ड के तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जनरल ऑफर विड्रॉन, खत्म, यहां से नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग में क्या है कि ऑफर दिया गया पब्लिक को, एक्सेप्टेंस भी बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ 20 लोगों ने टेंडर फिल किया, तो मतलब एक्सेप्टेंस तो सबने की। तो जितने लोगों ने एक्सेप्टेंस की, क्या कॉन्ट्रैक्ट सबसे बन गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अगेन उसी एक इंसान से बनेगा जो कि उनके पैरामीटर्स पे फॉलो करेगा, पे बिल्कुल खरा उतरेगा, पैरामीटर्स पे फॉलो करेगा उनके। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहे एक से हो, एक्सेप्टेंस चाहे मेनी से हो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक बनेगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ कंडीशन फुलफिल होते उसी मोमेंट से जनरल ऑफर खत्म हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है। यहाँ पे जो पीरियड के लिए ओपन रखा गया है उतने दिन तक ये ओपन रहेगा। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 10 जनवरी से लेकर 10/1/26 से 31/1/26 तक स्टैंडिंग ऑफर है, तो मतलब उतने दिन तक टेंडर चालू रहेगा। उतने में जितने लोग चाहे एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। इसके बाद फिर पैरामीटर्स को मिला के कॉन्ट्रैक्ट से ए से बनेगा, क्योंकि उसकी सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल प्रॉपरली फुलफिल किया है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये दोनों नहीं है क्या? ये दोनों जो ये सेल का मैंने एग्जांपल दिया, क्या इनमें से किसी एक में फॉल करेगा? आंसर इज नो, इनमें से किसी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि मिंत्रा ने लगाया अगर 70% सेल, तो मतलब इस दौरान 26 जनवरी तक जितने लोग परचेस करेंगे, चाहे वो 2,000 लोग हो, 5,000 लोग हो, 10,000 लोग हो, जितने लोग शॉपिंग करेंगे उन सबको वो 70% ऑफ देगा उन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ तो मल्टीपल लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना, मल्टीपल लोग के साथ, एक के साथ तो बना नहीं। स्टैंडिंग में होना तो भी एक्सेप्टेंस बहुत लोग देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक से ही बन रहा है। और फिर जनरल में भी वही है कि जनरल में तो ये कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ उसी समय वो बंद हो गया। तो यहाँ पे तो फिर इस हिसाब से होता है, जो पहला कस्टमर किया उसी के बाद ही इन्होंने ये सेल बंद कर दी। पर ऐसा तो है नहीं, ये तो कई कई हजार लोगों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है? So this is a concept called invitation to an offer. Now this is not given in the Bare Act. Invitation to an offer.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। अब ये होता क्या है, तो जैसे मैंने सेल कहा, सेल सेल सेल, तो सेल सुन के भाई कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, अरे वाह 70% ऑफ है, लेट्स गो डू शॉपिंग। ठीक है, ये होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं सेल। या देखते होंगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैफेज होते हैं, या बहुत सारे ऐसे फैंसी कैफेज होंगे जो अपने किसी फैंसी तरीके से या अपने प्राइसेस को, कि हमारे प्राइसेस लो हैं, कंपैरेटिव प्राइसिंग करके दिखाने के लिए अपने बाहर में, कैफे के बाहर के जो एक्सटीरियर वॉल्स होंगे उस पे अपने मेन्यू लिस्ट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्ले ऑफ मेन्यू लिस्ट, या प्रोडक्ट कैटलॉग्स। ठीक है भाई, क्या होता है कई बार ऐसे वो जो एडवर्टीजमेंट के लिए आएंगे तो प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ के चले जाएंगे घर पे। या ऐसा क्या होता है कई बार घूमते रहो तो एक बार मैम प्लीज ये कैटलॉग देख लो, आपको परचेज नहीं भी करना तो देख लो, जैसे कॉस्मेटिक्स के ये सब कैटलॉग एक बार आप देख लो, आप तो ये कैटलॉग्स। या ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जैसे मैंने अभी मिंत्रा का एग्जाम्पल दिया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बेसिकली जितने भी प्रेजेंटेशन करने के ऐसे जो तरीके हैं, ये सब जो मतलब अट्रैक्ट करने के तरीके, अट्रैक्ट करने के तरीके हैं, इन्हें कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। अब ये इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है, सेल में क्या होता है भाई, सेल क्या है कि इन्होंने कहा कि 70% ऑफ। ठीक है, तो आप जाएंगे, आप जाओगे, आपने चलो ये क्लोथ सी है, ठीक है, इसको पसंद किया। अब आप काउंटर पे जाओगे, आप बोलोगे कि आई वांट टू बाय दिस, इसका प्राइस है चलो 1000 रुपए, ठीक है। आप लेके गए कि आई वांट टू बाय दिस बिल कराने के लिए, तो मतलब ऑफर तो आप कर रहे हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो फिर कहा था कि 70% ऑफ है, इन्होंने बुलाया नहीं था आपको, आप खुद गए इस 70% ऑफ से अट्रैक्ट होके। फिर आपने कहा कि ठीक है, ये जो है ये 7000 का था, लेकिन आप जब बिल करने जाओगे 70% ऑफ है तो आपको ये 1000 में पड़ रहा है। ठीक है, 1000 में फिर आप इसको पैसे दोगे 1000 रुपए, और ये क्लोथ आपको दे देंगे। तो मतलब ये क्या है, ये होता है यहाँ पे हुआ आपका उनका पैसा देना और उनका आपको क्लोथ देना, क्लोथ सी देना, ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन। तो ये जो चीज है इनविटेशन टू ऑफर, मतलब ऑफर बनाने के लिए इनविटेशन होता है कि भाई आओ, अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को, आओ और ऑफर करो हमसे। वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करके बुला रहे हैं, इसलिए इनविटेशन है, बुला रहे हैं आओ और कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर करो, हमें कॉन्ट्रैक्ट करो हमारे साथ। डिस्प्ले ऑफ मेन्यू लिस्ट में भी वही है कि भाई अगर बाहर उन्होंने लगा दिया डिस्प्ले, तो आप पहले से लिख सकते हो फैंसी चीजें इतने कम प्राइस में, कंपेरेटिव प्राइसिंग, एंड देन यू विल गो इनसाइड। ठीक है, आप अंदर जाओगे, बैठोगे, देखो यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स मर्ज कर गए, आपको उनका डिस्प्ले करना, इनविटेशन हुआ, इनवाइट करना, आपका अंदर जाना, इनविटेशन का एक्सेप्टेंस हुआ। ठीक है, लेकिन आप खुद पे खुद गए तो वहां पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये इम्प्लाइड प्रपोजल है, इम्प्लाइड ऑफर। हमने प्रपोजल के बहुत टाइप्स पढ़े थे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, तो ये बिना बिना किसी बुलावे के, रिटर्न में, ओरल के, आप अचानक से बिना किसी इसके आपका जेस्चर जता रहे कि आप जा रहे हो वहां पे, तो आप इम्प्लाइड तरीके से प्रपोजल यहाँ पे करने जा रहे हो। ठीक है, कमिंग बैक टू इनविटेशन, तो भाई इनका बेनिफिट दिखाना, ये प्रपोजल है कि आप आओ और हमारे साथ ऑफर करो। तो आप जब जाओगे अंदर, इन्हें बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, मुझे XYZ P ये चार चीजें लेके आओ, ये आप ऑफर करोगे, इनका फिर लेके आना एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ये होगा। अगेन कैटलॉग भी सेम है, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है, ये क्या करेंगे, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है, ऐसे और प्रोडक्ट के सबके प्राइस लिखे होंगे, इतना परसेंट ऑफ, सब कुछ लिखा होगा, और पूरे पे डिस्प्ले होता है, पूरे पे सारे प्रोडक्ट्स ये लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये आपको इनवाइट कर रहे हैं, आओ और कॉन्ट्रैक्ट करो हमसे, ऑफर बनाओ हमारे साथ। ये जो है ये इनविटेशन कहते हैं। बेसिकली इनविटेशन टू एन ऑफर जो है, इट्स अ प्री स्टेज ऑफ ऑफर। इनविटेशन जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्री स्टेज ऑफ ऑफर। प्री स्टेज क्या है, प्री स्टेज मतलब ऑफर के पहले का स्टेज, मतलब इनविटेशन, इनविटेशन
इनविटेशन को अगर एक्सेप्ट किया गया तो ये ऑफर बनता है। नॉर्मली ऑफर के एक्सेप्टेंस पे क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद वो प्रॉमिस बन जाता है, लेकिन इनविटेशन की एक्सेप्टेंस जब होती है तो ये प्रॉमिस बनता है और तब इस ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा। जैसे मैंने कहा कि आप मेन्यू लिस्ट देख के, मेन्यू लिस्ट इज द इनविटेशन, मेन्यू लिस्ट देख के अंदर चले गए और ऑर्डर किया, दैट इज द ऑफर। जब इनविटेशन का एक्सेप्टेंस होगा तो वो ऑफर बनता है, दैट डज नॉट अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट डज नॉट अमाउंट टू एनी एक्सेप्टेंस। इनविटेशन मतलब सिर्फ बुलाना, जो जितने तरीके के फैंसी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, ये इनविटेशन हुआ। तो बेसिकली याद रखते हैं जैसे कि ऑफर का प्री स्टेज है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, ऑफर के पहले इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, केस लिख लीजिए, हैरिस वर्सेस निकलसन। इस केस में ऑक्शन की बात लेते हैं। ऑक्शन क्या होता है, हम बोली लगाते हैं वो, तो जो बोली लगाते हैं उसको कहते हैं बिड। ठीक है, इसमें कहा गया तो इस केस में क्या कहा गया कि ऑप्शंस आर invitation to make an offer means the auctioneer is not liable if items are withdrawn। इस केस में बेसिकली ये था कि भाई जो एक्सेप्टेंस जिसने की, वो जो जिस चीज के बारे में ऑप्शन सोच के गए थे उस चीज को लिस्ट से हटा दिया गया, ऑप्शनिंग के लिस्ट से हटा दिया गया। तो इस केस में यही पे उन्होंने केस कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो था हैरिस करते हैं वो, तो इस केस में फिर कोर्ट ने यही कहा कि ऑप्शंस आर इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। भाई ये ऑफर नहीं कर रहे हैं आपको, ये तो इनवाइट कर रहे हैं कि आओ, सिर्फ आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और आप जब बिडिंग करोगे, जब बोली लगाओगे तब जाके वो आपको ऑफर होगा, ये तो सिर्फ इनविटेशन है। मींस द ऑक्शनियर इज नॉट लायबल इफ आइटम्स आर विथड्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर उस लिस्ट में से कोई सामान हटा भी जाता है ऑक्शनिंग की लिस्ट में से, तो आप ऑक्शनियर को लाइबल नहीं ठहरा सकते हो कि उसकी गलती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। अब देखिए ये तो चीजें क्लियर हो गई, अब जरूरी है समझना कि कैसे कैसे ऑफर करते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम सेक्शन 3। देखिए चैप्टर 1 जो है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, भाई किस चीज के बारे में बात कर रहा है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन कैसे होगा, प्रपोजल का। प्रपोजल को मतलब कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कब मानेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या, मैं अगर ऑफरर हूँ, मुझे किससे कहना है, मैं किसी चीज के बारे में कोई बात कहनी है, कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रपोजल करना है बेसिकली, तो मैं उस तक कैसे, मैं कैसे मानूंगी कि ये बात, मेरी बात उस तक पहुंच गई। तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंची है कैसे पता चलेगा, ये कैसे कम्युनिकेट होगा। और रेवोकेशन, रेवोकेशन मतलब उसका विड्रॉवल, खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या है भाई, सबसे पहले कुछ चीजें हैं समझने की कि इसमें क्या है। देखिए द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रेस्पेक्टिवली are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate his proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। ठीक है, भाई कैसे पता चलेगा कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन हुआ है या प्रपोजल हुआ है, रेवोकेशन हुआ है।
तो सिंपल सी बात है, ये सेक्शन बस ये कहता है कि कोई ऐसा काम जिससे कि उसका इफेक्ट ये हो कि पता चले कि आप प्रपोजल करने के इंटरेस्टेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि या चलो फ्रेश एग्जांपल देती हूँ। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा है, ठीक है, कोई अगर मैंने कोई किसी ने कोई प्रपोजल, चलो ए लिखा एग्जाम्पल, ए ने एक ऑफर निकाला, ठीक है, एक प्रपोजल रखा, प्रपोजल ये रखा बी बी के सामने कि मुझे जो है वो आप से 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स तक एवरी 3 मंथ्स पे 20 kgs ऑफ राइस ट्रांसपोर्ट कराओगे, पहुंचाओगे फॉर ₹20 पर kg, ठीक है। ये बात बी को कही, और बी के लिए कंडीशन ही रखा हुआ, ये जो प्रपोजल रखा उसमें कहा कि भाई आपको जो रिस्पॉन्स है वो मुझे रिटर्न में देना है, ठीक है। अगर आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, मेरे बात से अग्री करते हो, आपको इसकी एक्सेप्टेंस मुझे रिटर्न में देनी है, मतलब लेटर लिख के देना है, ठीक है। तो जिस तरीके से प्रपोजल ने एक्सेप्टेंस मांगी है, अगर उस तरीके से उसे एक्सेप्टेंस दे दिया तो कहेंगे कि एक्सेप्ट प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो गया है, एक्सेप्टेंस हैज बीन मेड। कंडीशन की फुलफिलमेंट अगर हो गई, ठीक है, या मान लो ये कहा जाता कि अगर आप इस बात को मानते हो तो इस, अगर आप मेरी बात मानते हो तो एक काम करिए, पहला जो पार्ट है, पोर्शन है पहली बार का, वो मुझे आप विद इन 7 डेज दे दोगे, पहुंचा दोगे। अगर आप विद इन 7 डेज जो पहला पोर्शन है मेरा, मतलब जो फर्स्ट 20 kgs ऑफ राइस है, वो मुझे अगर पहुंचा दोगे तो मैं मानूंगा कि आपने प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कर लिया है। एंड बी ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, बी ने उसे किसी तरीके से फॉर्मल में या रिटन में या ओरल में कुछ भी बताया नहीं, लेकिन थर्ड डे पे उसके गोडाउन पे 20 kgs ऑफ राइस पहुंच गए, ठीक है। तो कंडीशन की फुलफिलमेंट हो गई। कंडीशन की फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया। तो अगर प्रपोजल कम्युनिकेट करनी है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है, या रेवोकेशन कम्युनिकेट करनी है, कुछ भी कम्युनिकेट करना है, अगर उसका कोई ऐसा कंडीशन, कोई टर्म्स फुलफिल कर लिया जाए जिसका इफेक्ट ये हो, जिससे ये समझ में आए सामने वाले को कि हाँ उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट किया, ठीक है, ये हो जाएगा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, उसका कम्युनिकेशन। ये पूरा चैप्टर जो है ये कम्युनिकेशन के बारे में है कि भाई प्रपोजल को कब कहेंगे कि वैलिड है, एक्सेप्टेंस को कब कहेंगे वैलिड है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा बिफोर दैट एक केस आप लोग देख लीजिए, एक केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजल से अपटन पावल, ये जो है ये इम्प्लाइड ऑफर का केस, मतलब कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, भाई इस केस में हुआ क्या कि पावेल जो है, इसके घर में आग लग गई, या शायद फार्म पे जहां भी लैंड पे आग लग गई, तो इन्होंने बुलाया फायर सर्विसेज को, अपटाउन के जो जगह है यहाँ के फायर सर्विसेज को बुलाया। अब ही वाज इन दिस बिलीव, पवल को ऐसा लगता था कि ये जो फायर सर्विसेज को बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड को, तो ये जो इनका घर है जहाँ पे फायर, वेयर द फायर हैज ब्रोक आउट, जहाँ आग लगी है, वो फ्री सर्विसेज जोन में आता है, ऐसा पवल को लगता था। लेकिन इन्होंने आगे जब आग तो बुझा दी, आने के बाद इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा तो है नहीं, आप तो फ्री सर्विसेज जोन में आते नहीं हो। तो भाई इन्होंने कहा कि मुझे तो यही लगा था, तो मुझे ये लगता है अगर, तो मैं आपको पैसे देने के लिए लायबल नहीं हो। सो दे सेड कि नहीं, आप सर्विसेज ले रहे हो अगर, तो इवन इफ यू न्यू कि ये फ्री सर्विस जोन में आता है या नहीं, आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपकी आपके पार्ट पे यू हैव टू पे अस, आपको पैसे देने होंगे, यू आर लाइबल टू पे अस। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई इम्प्लाइड ऑफर है, आप अगर सर्विसेज बुला रहे हो तो रिगार्डलेस ऑफ आपको पता था कि नहीं फ्री सर्विस जोन में हो या नहीं, ये इम्प्लाइड ऑफर है कि आप सर्विस बुला रहे हो तो आप उसकी पेमेंट करोगे।
It's a very important case of implied proposal. Okay. So with this chapter, we'll be continuing in the next lectures. See you all.